चलो अगर मैं राइबोसोम की बात करूं कि राइबोसोम क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि ये जो राइबोसोम है ये सभी सेल में पाए जाते हैं, यानी कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स और सभी यूकैरियोटिक सेल, जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होंगे, एक 70S होगा, एक कौन सा होगा, 80S होगा। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उप इकाइयां क्या होती है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। अच्छा प्लास्टिड, चलो ठीक है, ओके। अब देखो अपन जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक लो प्लास्टिड या फिर लवक, प्लास्टिड लवक। प्लास्टिड जिसे हम क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। और प्लास्टिड और लवक के बारे में हमने पढ़ लिया था कि सबसे छोटा जो सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनेल है, सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो कौन सा होता है, प्लास्टिड या फिर लवक। प्लास्टिड किसमें पाया जाता है, केवल पादपों में पाया जाता है। कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इस प्लास्टिड के अंदर हम तीसरे टॉपिक है जिसको पढ़ रहे थे, वो था हमारा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को आप क्या कह रहे थे, हरित लवक कह रहे थे। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये किसमें पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं पादप के जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं, यानी पादप के जो जितने भी हरे भाग हैं, ग्रीन पार्ट्स है, इसमें किसकी उपस्थिति देखी जाती है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति देखी जाती है, यानी कि हरित लवक की। अब आगे देखो, मैंने इसके बारे में बता दिया था कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे एक अभिक्रिया चलती है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया। फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। मैंने पढ़ा दिया था, मैं रिवाइज कर रही हूँ। फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक आप कहेंगे लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया। फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक आप क्या कहेंगे, प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन, और दूसरी को आप बोलेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया। डार्क रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया। यहां से सवाल अच्छा देखने को मिलता है, जैसे ब्रह्मोस जी ने पूछने से पहले ही बता दिया, आपको ऐसे ही आंसर देना है। भाई प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, वो कहां चलेगी, कहां चलेगी, हरित लवक के कौन से भाग में, तो आपको आंसर देना है या तो ग्रेनम आपको ऑप्शन में मिलेगा, या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, थाइलेकोइड। और मैंने कल पढ़ा दिया था कि थाइलेकोइड कहां पाई जाती है, या तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, ग्रेनम मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, थाइलेकोइड मिलेगा। इसके बाद आपने क्या देखा कि ये जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कौन सी होगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डार्क रिएक्शन कहां चलती है, स्ट्रोमा वाले भाग में। कहां चलेगी, स्ट्रोमा वाले भाग में। क्यों चलती है, क्योंकि स्ट्रोमा वाले भाग में डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ग्रेनम या फिर थाइलेकोइड वाले भाग में लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशिक अभिक्रिया के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब देखो, ये पढ़ने के बाद में मैंने आपको बताया था कि एक नाम आपने सुना होगा पर्णहरित, सुना है सबने, पर्णहरित। और पर्णहरित को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित को आप क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित को क्या कहेंगे, क्लोरोफिल कहेंगे। अब देखो ये क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, ये अच्छा सवाल देखने को मिलता है। क्लोरोफिल, इतना तो मैंने कल आपको बता दिया था, लास्ट हमारा ये टॉपिक बच गया था, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल क्या होता है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने जो ये संरचना बनाई थी, ऐसी संरचना, इसको मैंने क्या नाम दिया था, थाइलेकोइड। हमने क्या बोला था, थाइलेकोइड बोला था, ठीक है। इस थाइलेकोइड में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, और इन संरचनाओं को कहा जाता है क्वांटासोम। क्या कहा जाता है, क्वांटासोम। मुझे जल्दी से बताएंगे ऑक्सीसोम कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं, जल्दी से बताएंगे। ऑक्सीसोम कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम।
मैंने क्या कहा कि ये जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड कहां पाई जाती है? आपका आंसर आएगा मैडम क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में पाई जाती है। तो थाइलेकोइड के अंदर किसकी उपस्थिति होती है? क्वांटासोम की उपस्थिति होती है। मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि क्वांटासोम के समान जो ऑक्सीसोम है वो कौन से सेल ऑर्गेनेल, कौन से कोशिकांग में पाए जाते हैं? राइट सीमा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने सबसे पहले आंसर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। विराट जी सही है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। ओके ब्रह्मोस जी, ओके ओके ओके। तो ये जो ऑक्सीसोम है इसकी उपस्थिति कहां देखी जाती है? ये कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, जो ग्लूकोज का क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो क्वांटासोम है, ये क्वांटासोम क्या रखते हैं? क्वांटासोम किस में पाए जाते हैं? थाइलेकोइड में। थाइलेकोइड कहां पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वांटासोम है, क्वांटासोम किस में पाए जा रहे हैं? थाइलेकोइड में पाए जा रहे हैं। इन क्वांटासोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के अणु यानी कि पर्णहरित, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्वांटासोम के अंदर। और क्वांटासोम कहां पाए जाते हैं? थाइलेकोइड के अंदर। और थाइलेकोइड कहां पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के अंदर। आपको याद रखना है एक क्वांटासोम में लगभग 280 अणु, क्या याद रखना है? एक क्वांटासोम में लगभग 280 अणु किसके पाए जाते हैं? क्लोरोफिल के पाए जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल बन जाता है कि प्रति क्वांटासोम कितने क्लोरोफिल, कितने पर्णहरित के अणु पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? लगभग 280 अणु ऐसे होते हैं क्लोरोफिल के जो किसमें पाए जाते हैं? एक क्वांटासोम के अंदर पाए जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वांटासोम किसमें पाए जाते हैं? थाइलेकोइड्स में पाए जाते हैं। और थाइलेकोइड कहां पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के अंदर पाई जाती है। यह टॉपिक हमारा लास्ट में बच गया था, किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के अंदर। अब देखो ये जो क्लोरोफिल है, मैंने किसकी बात की? पर्णहरित क्लोरोफिल। इसमें एक धातु पाई जाती है, उस धातु का नाम बहुत बार पूछा जाता है, और उस धातु का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम धातु, Mg+2। सवाल अच्छा बन जाता है कि क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु का नाम बताओ, तो आंसर क्या आएगा? Mg+2 यानी कि मैग्नीशियम धातु किसमें पाई जाती है? पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल के अंदर उपस्थित होती है। अब देखो इसके बाद मैंने शायद एक बार आपको बता भी दिया है कि पादपों की पत्तियां, पादपों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट या फिर पर्णहरित। नाम से पता चल रहा है पर्णहरित, यानी कि जो पर्ण है, पत्तियां हैं, उनको हरा रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट क्या कहलाता है? पर्णहरित कहलाता है। अब कई बार आपसे सवाल बन जाता है कि पत्तियां पीली पड़ जाती है। सवाल क्या बन जाता है? पत्तियां पीली पड़ जाती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? कई बार क्या होता है, पादपों की जो लीफ है, पादपों की जो पत्तियां है, वो कैसी पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है, येलो कलर में आ जाती है। उसका कारण क्या है? क्या कारण है उसका? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताओ। हाँ सीमा सैनी, और इसके अलावा कैरोटीन। हाँ ओम सिंह भाटी जी। पर्णहरित कम हो जाता है, ये बात तो सही है कि पर्णहरित की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसके साथ ही क्या है, कई बार पत्तियों में कैरोटीन, कई बार पत्तियों में कैरोटीन प्लस क्या बन जाता है? जेंथोफिल बन जाता है। पत्तियों में जब कैरोटीन या फिर जेंथोफिल की अधिकता हो जाती है, देखो सबसे पहला कारण तो क्या हो गया? आप क्या कह दोगे कि पत्तियों में जब पर्णहरित कम हो जाता है, क्लोरोफिल कम हो जाता है, तो भी पत्तियां क्या पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है। लेकिन कई बार अगर पर्णहरित उपस्थित है फिर भी पत्तियां पीली पड़ रही है, तो आपका आंसर क्या होगा कि कैरोटीन और जेंथोफिल क्या होने लग जाते हैं? ज्यादा बनने लग जाते हैं, इस वजह से पत्ती पीला पड़ जाता है। ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने किसको पढ़ा है? प्लास्टिड यानी कि लवक के बारे में पढ़ा है। ओके, चलो अब आप नई हेडिंग लिखेंगे लाइसोसोम। अब आप नई हेडिंग लिखेंगे लाइसोसोम, और इंपॉर्टेंट है,
अब हम किसको पढ़ेंगे, लाइसोसोम को पढ़ेंगे। और लाइसोसोम से अच्छा सवाल आता है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, क्लास को शेयर करो प्लीज, क्लास को शेयर करो जल्दी से, वैसे भी टाइम बहुत निकल चुका है, क्लास को शेयर कर दो जल्दी से। ओके, अब देखो मैं लाइसोसोम की बात करूं कि सबसे पहले लाइसोसोम का डिस्कवर्ड, यानी लाइसोसोम को किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने लाइसोसोम को खोजा, तो उसका नाम था डी डुवे। यानी कि डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसको खोजा, लाइसोसोम को खोज दिया। किसके बारे में खोजा, लाइसोसोम को खोजा। अब देखो, जैसे ही डी डुवे ने लाइसोसोम को खोजा, डी डुवे ने क्या देखा कि ये जो लाइसोसोम है ये केवल किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में। केवल किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। केवल किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका में प्रेजेंट होता है क्या, लाइसोसोम। अब सवाल ये बन जाता है कि लाइसोसोम एनिमल सेल में ही क्यों पाया जाता है, प्लांट सेल में क्यों नहीं पाया जाता, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एंजाइमों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनिमल जो सेल है यहां पे एंजाइम ज्यादा चाहिए, ठीक है, और एंजाइम ज्यादा चाहिए तो एंजाइम कौन बनाता है, हाइड्रोलेज एंजाइम लाइसोसोम बनाता है। कौन बनाता है, लाइसोसोम बनाता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो लाइसोसोम है ये केवल किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल यानी कि केवल जंतु कोशिका में इसकी उपस्थिति देखी जाती है। इसके बाद में बात करूं, देखो ये जो लाइसोसोम है इसके बाहर की तरफ एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स यानी एक ऐसा कोशिकांग है जिसके बाहर की तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, केवल एक ही झिल्ली पाई जाती है, किसके बाहर की तरफ, लाइसोसोम के बाहर की तरफ। अब देखो ये जो हमारा लाइसोसोम है, जैसे मैंने ये बना दिया, ये क्या है, हमारा लाइसोसोम है। क्या है, लाइसोसोम। देखो इस लाइसोसोम में कुछ क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इन एंजाइमों को कहा जाता है हाइड्रोलेज एंजाइम। क्या कहेंगे, हाइड्रोलेज एंजाइम कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार पूछा जाता है कि हाइड्रोलेज एंजाइम कहां पाया जाता है, आपका आंसर होना चाहिए लाइसोसोम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, लाइसोसोम में पाया जाता है। अब देखो ये जो एंजाइम्स है ये क्या करते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं, लाइसोसोम में कई बार कुछ वेस्ट या फिर कई बार कुछ, जैसे वेस्ट हो सकता है यानी आप क्या कह सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं, या फिर प्लस में क्या हो सकता है, कुछ डेड सेल्स, कुछ डेड सेल्स यानी कुछ मृत कोशिकाएं हो गई, कुछ अपशिष्ट पदार्थ हो गए, वो किसके अंदर आते हैं, लाइसोसोम। भाई कोशिका के अंदर अपशिष्ट तो बनेंगे, कोशिका के अंदर कुछ एक कोशिकाएं ऐसे भी होगी जो डेड सेल हो जाएंगी, मृत्यु हो जाएगी, तो उन सब का जो भक्षण है, भक्षण करने के बाद उन सब का जो पाचन करवाता है वो कौन करवाता है, लाइसोसोम करवाता है। जितना भी वेस्ट मटेरियल है और जितनी भी जो डेड सेल्स है उन सबको जो भक्षित करवाएगा, जो डाइजेस्ट करवाएगा, वो कौन करवाएगा, लाइसोसोम करवाएगा। और लाइसोसोम केवल कौन सी कोशिकाओं में पाया जा रहा है, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनो, कई बार क्या हो जाता है कि बिना किसी कारणवश हो क्या जाता है कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है ये ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या बन जाते हैं, ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं। और जब हाइड्रोलेज एंजाइम ज्यादा बन जाएंगे तो होगा क्या कि ये जो एंजाइम है ये क्या करने लग जाएंगे, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन का भक्षण करना शुरू कर देंगे। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन का भक्षण करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। और जब लाइसोसोम खुद की मेम्ब्रेन का ही भक्षण करना शुरू कर देगा तो एक टाइम ऐसा होगा,
एक टाइम ऐसा होगा कि लाइसोसोम क्या हो जाएगा, यहां से फट जाएगा। और अगर लाइसोसोम फट गया, मान लो यहां से लाइसोसोम फट गया, तो ये एंजाइम कहां आने लग जाएंगे, बाहर की तरफ आने लग जाएंगे। अब ये एंजाइम किसी कोशिका को पहचानते तो है नहीं, तो ये क्या करेंगे, हर एक सेल को, हर एक कोशिका को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, पाचित करना शुरू कर देंगे। मींस क्या हो गया, लाइसोसोम ने खुद का नुकसान खुद ही कर लिया। इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल यानी कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग, कोशिका की आत्मघाती थैली यानी इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कोशिका का क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ हाइड्रोलेज एंजाइम्स बनाता है जो पाचन करवाते हैं। और कई बार क्या हो जाता है, कई सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि जिनकी वजह से लाइसोसोम में एंजाइम ज्यादा बनते हैं और एकदम से लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाता है। और जब लाइसोसोम फट गया तो फटने से क्या होगा, एंजाइम्स बाहर आएंगे और बाहर आके ये लाइसोसोम क्या करेगा, हर एक कोशिका को नष्ट करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा है। इसे हम क्या कहेंगे, कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। हाँ कोमल चौधरी जी बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे। ओके चलो आगे, चलो आगे। भाई जितना एग्जाम में पूछा जाता है केवल आपको उतना ही याद रखना, उसके आगे जाना ही नहीं है। सवाल बस इतना पूछा जाता है कि हाइड्रोलेज एंजाइम कहां पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, लाइसोसोम को कहा जाता है। मैं आपको देखो, मुझे लगेगा कि मुझे आपको बहुत डीपली लेके जाना है, यहां से अच्छे सवाल बनते हैं, तो मैं आपको डीपली लेके जाऊंगी, जैसे आप सुबह वाली क्लास में देखते हैं। और मुझे लगेगा कि भाई इस टॉपिक से सवाल कम आते हैं, तो मैं उसको वहीं पे छोड़ देंगे। ओके चलो आगे। अब देखो लाइसोसोम पढ़ने के बाद में हम एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गन है, कोशिकांग है, उसकी बात करते हैं। तो अब आपकी हेडिंग होगी अंतःप्रदवी जालिका या फिर आप लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपका टॉपिक क्या होगा, अंतःप्रदवी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। कोशिका विभाजन में शायद ओम सिंह भाटी जी ये नहीं होता, सेंट्रियोल्स होते हैं, तारकाय होते हैं। कोशिका विभाजन में तारकाय सहायक होते हैं, लाइसोसोम नहीं होते। चले आगे। अब आप एडिंग लिखेंगे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे, अंतःप्रदवी जालिका। इसको हमने क्या बोल दिया, अंतःप्रदवी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत अच्छा सवाल आता है ER से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अच्छा सवाल देखने को मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप, चलो ठीक है भाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवी जालिका की अगर हम बात करें, यहां से सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हाँ खोज किसने की थी, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। सबसे पहले इसकी खोज के बारे में लिख देते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, तो आपका आंसर आता है पोर्टर। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा था, ER को खोजा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा था। इसके बाद में क्या देखा गया कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है, जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल के अंदर। इसकी उपस्थिति किसमें होगी, जंतु कोशिका या फिर एनिमल सेल के अंदर ये पाई जाती है। अब इससे अच्छे सवाल क्या बनेंगे, देखो हमारी जो ER है, जो एनिमल सेल की ER है, ये दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करूं तो पहली कौन सी है, RER, और दूसरी कौन सी होती है, SER।
पहली कौन सी है RER और दूसरी कौन सी होती है SER। RER को आप क्या लिखेंगे, रफ, क्या लिखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ का मतलब क्या होता है, खुरदरी, यानी कि पहली जो अंतःप्रदवी जालिका है इसे आप क्या कहेंगे, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा देखो एस का मतलब क्या होता है, स्मूथ, एस का मतलब क्या होता है, स्मूथ, तो दूसरी कौन सी होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकनी, तो हम इसे क्या कहेंगे, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। RER को आप क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। और SER को क्या लिखेंगे आप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। अब देखो इसको दो पार्ट्स में क्यों बांटा गया है, इसका कारण क्या है, एक डायग्राम से समझो। मैंने इस तरीके से आपके सामने एक ER का डायग्राम बनाया है, इस तरीके से। ये ER का अंतःप्रदवी जालिका का एक पार्ट है। आपको समझना क्या है कि जो राइबोसोम होते हैं, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, ये जो राइबोसोम होते हैं, देखो इनकी उपस्थिति कहां कहां होती है। एक तो ये राइबोसोम पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म आप किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य में। राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं, साइटोसोम यानी कि साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। और साइटोप्लाज्म में इन राइबोसोम को कहा जाता है पोलिसोम। क्या कहा जाता है, पोलिसोम कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, पोलिसोम क्या होते हैं, पोलिसोम क्या होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए कि कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में राइबोसोम क्या करते हैं, कुछ गुच्छे नुमा संरचना बनाते हैं, यानी बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पोलिसोम कहा जाता है। तो व्हाट इज द पोलिसोम, तो आपका आंसर आना चाहिए, हम राइबोसोम को क्या कहते हैं, पोलिसोम कहते हैं। कब पोलिसोम कहा जाता है, जब साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर ये राइबोसोम क्या करते हैं, एक साथ मिलकर कुछ गुच्छे नुमा संरचना बनाते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, पोलिसोम कह देंगे। इसके अलावा ये जो राइबोसोम ये कहां, ER यानी अंतःप्रदवी जालिका पर पाए जाते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति एक तो न्यूक्लियस, इसके साथ साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, और इसके साथ कहां पाया जाता है, ER यानी कि अंतःप्रदवी जालिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ओके। अब चलो आगे। अब ये जो अंतःप्रदवी जालिका है, कुछ अंतःप्रदवी जालिका, देखो मानो सपोज करो कि इस अंतःप्रदवी जालिका की बाहरी सतह पर ऐसे क्या उपस्थित है, राइबोसोम। ये क्या उपस्थित है, ऐसी संरचनाएं क्या पाई जा रही है, तो आप क्या कहेंगे, मैडम इन्हें हम राइबोसोम कहेंगे। इनको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए, राइबोसोम कहा जाता है। अब आपने एक चीज देखी कि मैंने इस ER पर क्या जोड़ दिए, राइबोसोम जोड़ दिए, लेकिन इस ER पे मैंने राइबोसोम नहीं जोड़े। मुझे ये बताओ इन दोनों में से आपको कौन सी खुरदरी लग रही है, इन दोनों में से आपको कौन सी रफ लग रही है, तो रफ यही लगेगी ना भाई, ये तो स्मूथ है। क्यों स्मूथ है, क्योंकि इस पे कोई ऐसी संरचना नहीं जुड़ी हुई जो इसको क्या बना दे, रफ बना दे, खुरदरी बना दे। ठीक है, लेकिन इस RER पर देखो मैंने क्या जोड़ दिए, राइबोसोम जोड़ दिए। और राइबोसोम जुड़ने की वजह से, राइबोसोम जुड़ने की वजह से ये ER कैसी हो गई, रफ हो गई, खुरदरी हो गई। यानी कि RER आप क्या कहेंगे, R से क्या हो गया, रफ, और R से ही क्या हो गया, राइबोसोम। याद करने का तरीका बता रही हूं, R से क्या हो गया, रफ, और R से ही क्या हो गया, राइबोसोम। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जब ER के साथ राइबोसोम जुड़ जाते हैं, जब ER के साथ राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो कौन सी ER बन जाती है, RER बन जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाती है। लेकिन यदि मैं यहां पे बात करूं दूसरे डायग्राम की, तो यहां पे मैंने कोई राइबोसोम या फिर अदर कोई भी स्ट्रक्चर यहां पे जोड़ी नहीं है, तो ये हमें कैसे लग रही है, स्मूथ लग रही है, चिकनी सी लग रही है, स्मूथ सी लग रही है, चिकनी लग रही है। इसीलिए हम इस ER को क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इस
रेटिकुलम पर राइबोसोम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे। तो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर हम ईआर यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है आपकी आरईआर जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, दूसरी होगी आपकी एसईआर जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब देखो इसके बाद में आरईआर है, ये रफ क्यों है, इसलिए है क्योंकि इस पे क्या जुड़े हुए हैं, राइबोसोम जुड़े हुए हैं, ठीक है। एसईआर स्मूथ क्यों है, क्योंकि उस पे कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता। अब देखो हमने कल की क्लास में बात की थी, कल की क्लास में क्या बात की थी कि जो राइबोसोम्स होते हैं, ये जो राइबोसोम है इनको क्या कहा जाता है, किसी कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसी कोशिका की क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री हम किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। अब देखो राइबोसोम किसके साथ जुड़े हुए हैं, आरईआर के साथ जुड़े हुए हैं। तो जहां राइबोसोम जुड़े हुए होंगे वो किसका निर्माण करेंगे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वो प्रोटीन का निर्माण करेंगे। वो किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या हो गया, तो आपका आंसर आना चाहिए कोशिका के अंदर किसका निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। कोशिका के अंदर किसका निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। अच्छा सवाल है, ठीक है। आरईआर का काम क्या है, सबसे पहले तो आपने पता लगा लिया कि आरईआर वो होती है जहां ईआर पर क्या जुड़े होते हैं, राइबोसोम जुड़े होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम जुड़े हैं तो राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो यहां आरईआर का काम क्या हो गया, ये किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। अब आपसे एसईआर का काम पूछ लिया जाए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो आप क्या कहोगे, एसईआर क्या करती है, भाई स्मूथ है। तो आपको पता है कि फेट जो वसा होती है, सबने फेट देखी है, सब जानते भी हैं वसा के बारे में। तो ये जो वसा है, ये जो फेट है, फेट कैसी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है, चिकनी होती है। यानी एसईआर किसका निर्माण करती है, फेट या फिर वसा का निर्माण करती है। एसईआर किसका निर्माण करती है, फेट या फिर वसा का निर्माण करती है। ओके, तो दोनों बात क्लियर हो गई। आरईआर कौन सी होती है, जिसपे राइबोसोम पाए जाते हैं। काम क्या होता है, आप क्या कहेंगे, इसका काम क्या होगा, प्रोटीन का क्या करती है, निर्माण करती है। इसके अलावा अगर अपन एसईआर की बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फेट, वसा या फिर लिपिड का निर्माण करती है। और इस पे राइबोसोम क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। किस पे अनुपस्थित होंगे, एसईआर पर अनुपस्थित होंगे। अब इसके आगे मैं पॉइंट बताने से पहले आपको एक सवाल पूछ लेती हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ जी राणा जी, रेलवे के लिए बिल्कुल सही है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सीमा सैनी जी, हाँ शुभम जोशी, अच्छा कोमल चौधरी, थैंक यू। अगर मैं बेस्ट टीचर हो सकती हूँ तो आप ही बेस्ट स्टूडेंट हो, क्योंकि बेस्ट वो ही बोलता है जो खुद बेस्ट होता है। आपने एक बात देखी होगी कि जो निगेटिविटी रखता है वो सामने वाले को हमेशा नेगेटिव ही बोलेगा, ठीक है। और जो अपने आप में पॉजिटिविटी रखता है, जो अपने आप में हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, एक गुड थिंकिंग जिसके माइंड में होती है, वो भी सामने वाले के लिए गुड थिंकिंग रखता है, एक अच्छी सोच रखता है। तो आपको वैसा ही बनना है, आपको वैसा ही बनना है। आपको जब आप हर किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो वो सामने वाला भी आपके लिए अच्छे सोचने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपने कभी गलत चीज माइंड में ही नहीं ली है। यू आर बेस्ट, अगर आप अपनी जगह बेस्ट हो तो आपको कोई बोले या ना बोले, अपना माइंड, खुद का जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, ये हमें कहता है कि यू आर द बेस्ट, आप अच्छे हो, आप बेस्ट हो, ठीक है। तो आप भी अपने आप को स्ट्रगल लाइफ के अंदर इतना अच्छा तैयार करो कि देखो, एक बात बता देती हूँ, ये तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, टाइम है अपने पास, अब तुमने क्लास को शेयर तो किया नहीं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि देखो, दो लोग होते हैं, एक लोग
एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भीड़ में जाना पसंद करता है कि मैं भी किसके अंदर जाऊं, भीड़ के अंदर जाऊं। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ये सोचता है कि भीड़ मेरे पास आए। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं किस में जाऊं, भीड़ में जाऊं। जैसे मैंने सोचा कि मुझे भीड़ में जाना पसंद है, तो मुझे क्या होगी, धक्का मुक्की होगी और कुछ नहीं मिलेगा, गालियां सुनने को मिलेगी, धक्का मुक्की होगी। लेकिन अगर मैंने सोच लिया कि भीड़ मेरे पास आनी चाहिए, मतलब मैं उनसे क्या हूं, अलग हूं, मैं उनसे बेस्ट हूं, इसलिए मेरे पास क्या आती है, भीड़ आती है। तो आपको उनमें से कौन सा बनना है वो सोच लो, और वो बनने के लिए आपको क्या होना है, तैयार होना है, उस चीज के लिए रेडी रहो। और क्लास के अंदर ऐसे डिमोरलाइज मत हुआ करो। क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर मैं आपको मान लो 2 अच्छी बातें भी बता के जा रही हूं और वो बात आपके दिमाग में सेट हो गई, तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। ठीक है, कई बातें आपने सुनी होगी कि एक छोटा सा जो टर्मिनल पॉइंट होता है हमारी लाइफ का, वो हमारी लाइफ को बदल देता है, या तो इस पार या फिर उस पार। ओके, तो आप अच्छा सोचो अपने बारे में भी, अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो सामने वाले को खुद ब खुद पता लगने लग जाएगा कि जो अपने बारे में अच्छा सोचता है वो दूसरे के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता। ओके, चलो आगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी, तो स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं आपसे सवाल करती हूं। निम्न में से सवाल आपको क्या सुनना है, परवीन जी थैंक यू। निम्न में से ऐसा कौन सा कोशिकांग है, सवाल सुनना, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें सबसे ज्यादा RER पाई जाती है, RER पाई जाती है। ऐसा कौन सा अंग है हमारी बॉडी का, मानव शरीर का, जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, RER पाई जाती है, खुरदरी अंतःपरदवी जालिका पाई जाती है। मैं आपको ऑप्शन देती हूं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास में लीवर, आया हुआ क्वेश्चन है। CGL वाले बच्चे, CGL जो SSC CGL की तैयारी करते हैं, ध्यान से सुन लेना, आया हुआ सवाल है। सबसे ज्यादा RER कौन से हमारे ऑर्गन यानी अंग में देखा जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला कौन सा ऑप्शन दिया मैंने, लीवर, यकृत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने होगा स्टमक, स्टमक को आप क्या कहेंगे, आमाशय। तीसरा ऑप्शन होगा आपके सामने पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और चौथा ऑप्शन होगा आपके सामने, फोर्थ ऑप्शन होगा पैनक्रियाज, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। पैनक्रियाज या फिर क्या कहेंगे, अग्नाशय कहेंगे। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, या फिर जो ऑप्शन मैंने दिए हैं 4, लीवर, स्टमक, पीयूष ग्लैंड, अग्नाशय, जिसमें सबसे ज्यादा RER पाई जाती है, सबसे ज्यादा RER देखने को मिलती है। अच्छा, सब लीवर बता रहे हैं, सोच के बताना भैया आंसर। जल्दी से सोचकर आंसर बताओ, लीवर ही है क्या? क्यों सुरेंद्र जी, आप कहां जा रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है आप क्लास छोड़ के चले जाओ? दिस इज नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है भाई। लीवर, जितेंद्र जी लीवर। अच्छा, अजहर अली जी अरे प्रदीप जी क्या बोल रहे हैं आप? वीरेंद्र जी सितंबर तक। परवीन सिंह राठौड़ जी ने श्योर बोल दिया भाई, लीवर ही होगा। हाँ पूजा जांगिड़, बिल्कुल RS के लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अरे रमेश जी, मैं लेट नहीं आई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, मैं बात कर रही थी आपसे ऑलरेडी कमेंट सेशन में। 2 से 3 हमारी क्लास होती है। कोरोना के काका जी, अब भेड़ चाल चालू होगी तो तू बता दे अलग से आंसर है, अलग से आंसर तुम बता दो। ओम सिंह भाटी जी लीवर। कुलदीप जी बता रहे हैं कितना हजार, 10,000, 1,00,000% लीवर आएगा आंसर। और अगर नहीं आया तो
अगर ये आंसर लीवर नहीं हुआ, जिन्होंने बताया है, जो क्या कर रहे हैं मम्मी, अरे किडनी तो ऑप्शन ही नहीं है, मम्मी के लाडले तू कौन सी चाल चल रहा है? अरे रे रे रे, अरे आपको 4 ही ऑप्शन में बताना है, 5वां ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं है। चलो ठीक है, अगर आपका आंसर लीवर सही नहीं हुआ तो आपको एक काम करना पड़ेगा। सही हुआ तो आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी, और अगर सही नहीं हुआ ना तो आपको जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। आपको पता है क्या करना पड़ेगा? वॉचिंग बढ़ानी पड़ेगी जल्दी से जल्दी। मुझे नहीं पता, चाहे कैसे भी बढ़ाओ, इसका आंसर लीवर नहीं होगा। लीवर तो नहीं होगा। चलो ठीक है, लीवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं कारण बताऊंगी। स्टमक भी नहीं होगा, पीयूष भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा अग्नाशय, पैनक्रियाज। आंसर क्या होगा? पैनक्रियाज, अग्नाशय। अब गए परवीन सिंह जी, ओम सिंह भाटी जी, कुछ एक स्टूडेंट गए। चलो ठीक है, आंसर मैंने क्या बताया? अग्नाशय बताया, पैनक्रियाज बताया। क्यों बताया? इसका कारण देखो। इसका कारण क्या है? कारण ये है इसका कारण ये होता है, मैंने क्या कहा कि भाई RER है वो किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का। और प्रोटीन, हमारे जितने भी एंजाइम होते हैं, हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं, सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। देखो, हर एक प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकती, लेकिन सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। यानी कि अगर मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं तो ये एंजाइम के बेस पर दिए हैं। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया होगा सबसे ज्यादा एंजाइम कहां पाए जाते हैं, तो उस टाइम आप लोगों ने आंसर दिया था मैडम अग्नाशय रस। आपने दिया था और कोई दूसरा था ही नहीं। आपने क्या कहा था? मैडम पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस में सबसे ज्यादा एंजाइम पाए जाते हैं। तो जहां सबसे ज्यादा एंजाइम होंगे वहां पर सबसे ज्यादा क्या उपस्थित होगी? प्रोटीन होगी। तो एंजाइम कब बनेंगे? जब क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। और इस प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? RER चाहिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए। क्लियर है? तो आपको आंसर अग्नाशय। लीवर क्यों नहीं हो सकता? भाई लीवर में तो बाइल जूस बनता है। लीवर में क्या बनता है? बाइल जूस, पित्तरस बनता है। ठीक है, लीवर में क्या बनता है? बाइल जूस, पित्तरस। और पित्तरस में तो एंजाइम पाए ही नहीं जाते। एकमात्र ऐसा जूस है, एकमात्र ऐसा पाचक रस है जिसमें एंजाइम क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। तो आज के बाद कभी गलती मत कर देना। आपका आंसर क्या आएगा? अग्नाशय आएगा। आपका आंसर क्या आएगा? अग्नाशय, पैनक्रियाज। क्यों आएगा? तो आप सीधा बता देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो एंजाइम है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो किसके अंदर पाए जाते हैं? पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, अग्नाशय में पाए जाते हैं। और अग्नाशय के अंदर सबसे ज्यादा एंजाइम है तो सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन कब बनेगी? जब उसमें क्या पाई जाएगी? RER पाई जाएगी। सबको मुर्गा बना दूं क्या? कोई बोल रहा है? ओके, चलो ठीक है। हाँ प्रवीण जी, भूल गए तो अब आपको सजा मिल गई है। मिल गई है आप सबको जिन्होंने आंसर गलत बताया था। और 100%, एक वो कौन थे जो 10,000% बोल रहे थे? यही है। हाँ पूजा जाएंगे, आपका सही था। चलो आगे। लीवर में पित्तरस बनता है, इकट्ठा पित्ताशय में जाके होता है। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रिंसिप, क्या नाम है? हाँ, मैं साइंस को कंप्लीट कराऊंगी। अरे पढ़ाने ही लग गई तो कंप्लीट तो कराऊंगी ना, बीच में कैसे छोड़ूंगी? ये तो सोचो।
साइंस कंप्लीट करवाऊंगी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, आपका थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का, थोड़ा बहुत अंतरिक्ष विज्ञान है, ये सारी करवाऊंगी। ओके, अब चलो आगे देखो, ईआर से एक सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या बनेगा? कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? कोशिका का कंकाल, स्केलेटन ऑफ द सेल, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी बॉडी का कंकाल कौन बनाता है? तो बोन्स बनाती है। क्या बनाती है? हड्डियां बनाती है। हमारे शरीर की जो आज शेप है वो किसकी वजह से है? कंकाल तंत्र की वजह से। और कंकाल तंत्र कौन बनाती है? हड्डियां बनाती है, बोन्स बनाती है। ठीक है, अब आपको सवाल पूछा जाए कि बताओ कोशिका का कंकाल कौन बनाता है? कोशिका की जो स्पेशल शेप है वो कौन बनाएगा? वो आपको आंसर देना है। कोशिका का कंकाल कौन बनाता है? स्केलेटन ऑफ सेल कैसे बनेगा? चलो ठीक है, हाँ, ईआर को कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है ईआर। अंतःप्रदवी जालिका को क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल कहा जाता है। आदित्य प्रजापति जी, सेल वॉल नहीं होता, कोशिका भित्ति आकार दे सकती है, बना नहीं सकती। तो जो स्केलेटन होता है वो कौन बनाता है? ईआर बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनाती है? ध्यान से देखो कि जैसे ये एक कोशिका है, ये एक क्या है? सेल है। एक रफली डायग्राम मैं आपके सामने बनाती हूं। जैसे ये एक क्या है? सेल है, एक कोशिका है। अब यहां पे क्या पाया जाता है? कोशिका का न्यूक्लियस, यानी कोशिका का क्या होता है? केंद्रक। इस केंद्रक से ईआर शुरू होती है और कोशिका झिल्ली तक जाती है। ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट होती है हमारी ईआर। इस तरीके से केंद्रक से शुरू होकर कोशिका झिल्ली तक जाती है। अगर इनको हटा देंगे तो ये कोशिका झिल्ली किसके पास आएगी? केंद्रक के पास आएगी और इसका कोई शेप नहीं होगा। तो ये जो स्केलेटन बना रही है, कोशिका का जो कंकाल बना रही है, ये कंकाल कौन बना रही है? ईआर बना रही है। इसीलिए कोशिका का कंकाल हम किसे कहेंगे? ईआर को कहेंगे। कोशिका का कंकाल किसे कहेंगे? ईआर, यानी कि अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। इसके अलावा हाँ जी के अड्डा, जय श्री राम। अब इसके अलावा क्या है कि मान लो कोई भी पदार्थ है, कोई भी मटेरियल है, पदार्थ को किसके अंदर जाना है? कोशिका के अंदर जाना है। जैसे मान लो कोशिका को H2O की रिक्वायरमेंट है, कोशिका को किसकी रिक्वायरमेंट है? जल की रिक्वायरमेंट है। अब ये H2O किसके अंदर जाएगा? कोशिका के अंदर। तो ये किससे होके जाएगा? ईआर से होके जाएगा। और बाहर आएगा तो भी किससे होके आएगा? ईआर से होके आएगा। इसीलिए इसको ट्रांसपोर्टर सिस्टम ऑफ सेल भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्टर सिस्टम ऑफ सेल, कोशिका का जो ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पदार्थों को बाहर से अंदर कोशिका में लेके जाता है और कोशिका से बाहर लेके आता है, उसे हम क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं, अंतःप्रदवी जालिका। तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे कि स्केलेटन ऑफ द सेल किसे कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? कोशिका को कहेंगे। सिस्टर्नी ईआर का भाग होता है, ओम सिंह भाटिक जी, जो हमें उभरा हुआ दिखाई दे। और ट्रांसपोर्टर सिस्टम ऑफ सेल आप किसको कहेंगे? ईआर को कहेंगे। ये हमने किसके बारे में पढ़ा है? ईआर के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है। हाँ, मनीष कुमार पहुंच रहा है। चलो ठीक है, ये हमने किसको पढ़ लिया? ईआर को पढ़ लिया है। अब इसके आगे देखो, अब आपकी हेडिंग होगी गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय के बारे में। अभी मत जाना, रुक जाओ 5-10 मिनट और, 5-10 मिनट और, 10 मिनट और रुक जाओ, फिर चले जाना। अभी नहीं जाना आपको, अभी रुक जाओ, क्लास लेट शुरू हुई थी इसलिए रुक जाओ प्लीज। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्लास छोड़ के नहीं जाना। अब चलो, आपकी हेडिंग होगी अब गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। अब हम किसकी बात करेंगे? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय की बात करेंगे, या फिर इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय भी कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, गोल्जी बॉडी को डिस्कवर्ड किसने किया था, सबसे पहले गोल्जी बॉडी को किसने खोजा था, तो पहले ही आंसर बता चुके हैं। ठीक है, आंसर क्या है, कैमिलो गोल्जी। आंसर क्या है, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा था, गोल्जी काय को खोजा था, गोल्जी बॉडी को खोजा था। ये पाए किसमें जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो ये जो गोल्जी बॉडी है, कोशिकाएं हम यूकेरियोटिक की बात करेंगे, किसमें पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं। अब यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी लफड़ा हो जाता है एनिमल सेल का और किसका, प्लांट सेल का। भाई कौन सी कोशिकाओं के अंदर गोल्जी बॉडी पाई जाती है, एनिमल में पाई जाती है या फिर प्लांट में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बोथ। प्रेजेंट तो दोनों में होती है, गोल्जी काय पाई तो जो दोनों में जाती है, एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल के अंदर भी पाई जाती है। आप क्या कहेंगे कि एनिमल सेल की जो गोल्जी बॉडी है, एनिमल सेल की जो गोल्जी बॉडी है वो कैसी रहती है, विकसित रहती है, डेवलप रहती है। कैसी रहेगी, विकसित रहेगी, डेवलप रहेगी। लेकिन प्लांट सेल जो पादप कोशिकाएं हैं, प्लांट सेल का जो गोल्जी बॉडी है, प्लांट सेल की जो गोल्जी बॉडी है ये कैसी रहती है, अल्प विकसित रहती है। कैसी रहेगी, अल्प विकसित रहेगी। और अल्प विकसित रहती है इस गोल्जी बॉडी क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। बहुत अच्छा सवाल, एक अच्छा सवाल है ये डिक्टियोसोम का। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ डिक्टियोसोम कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है, तो आपका आंसर आएगा गोल्जी बॉडी। और डिक्टियोसोम कब कहते हैं, जब गोल्जी बॉडी किसमें पाई जाती है, प्लांट्स में, क्योंकि ये कैसी रहती है, अल्प विकसित रहती है। अल्प विकसित गोल्जी काय को हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर ये क्या रहती है, जीवित, एनिमल्स के अंदर ये विकसित पाई जाती है, डेवलप फॉर्म के अंदर पाई जाती है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद कर लेना है। अब गोल्जी बॉडी से अच्छा सवाल क्या बनेगा, गोल्जी बॉडी से अच्छा सवाल बनेगा कि ये जो गोल्जी काय है इसका कार्य क्या है। ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी को, सवाल क्या बनेगा कि कौन सा कोशिकांग कोशिका का स्रावी भाग होता है, कौन सा कोशिकांग कोशिका का स्रावी भाग होता है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है कि गोल्जी बॉडी का जो कार्य है ये होता है श्रावण करना। क्या करना, श्रावण करना, यानी कि जो पदार्थ बनते हैं ये पदार्थों का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, पदार्थों का श्रावण करती है। इसीलिए हम इस गोल्जी काय को एक कोशिका का स्रावी कोशिकांग कहते हैं। एक कोशिका का क्या कहते हैं, स्रावी कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। तो अच्छा सवाल बन जाता है कि कोशिका का कौन सा कोशिकांग है जो स्रावी कोशिकांग कहलाता है, जो सिक्रेशन करवाता है। आपका आंसर क्या आना चाहिए, गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी काय क्या करती है, पदार्थों का सिक्रेशन करती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, स्रावी कोशिकांग के नाम से भी जान सकते हैं। ये एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, इन सब का क्या करता है, श्रावण करता है। कौन सा भाग, गोल्जी बॉडी वाला भाग। अब इसके आगे देखो, देखो ये जो गोल्जी बॉडी है इस कार्य के अलावा इस गोल्जी बॉडी का और क्या काम हो सकता है कि गोल्जी बॉडी क्या करती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट काम नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के। मैं इसको एक बार रफी कर देती हूँ, इसको रफी कर देती हूँ। इसके बाद आपसे अच्छा सवाल क्या पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी के जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला तो आपने क्या लिख दिया, पदार्थों का श्रावण करना। पहला कार्य क्या करना, पदार्थों का श्रावण करना, यानी कि सिक्रेशन करना। पदार्थों का श्रावण करना, पदार्थों का क्या करना, सिक्रेशन करना। दूसरा इंपोर्टेंट कार्य, इंपोर्टेंट, शुक्राणु का, ध्यान से सुनना, शुक्राणु का, स्पर्म का, शुक्राणु का एक्रोसोम भाग, शुक्राणु का एक्रोसोम भाग गोल्जी काय से बना होता है। शुक्राणु का एक्रोसोम भाग गोल्जी काय से बना होता है। इंपोर्टेंट
टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि शुक्राणु का जो एक्रोसोम वाला भाग है ये किससे मिलके बना है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, गोल्जी काय से। क्यों? ध्यान से सुनो, ऐसे होती है शुक्राणु की संरचना, स्पर्म ऐसे पाया जाता है, इसका जो एक केप नुमा भाग है आगे वाला, इस भाग को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम वाला भाग क्या है, जो फीमेल का एग है, जो फीमेल का अंडाणु है, इस अंडाणु की बाह्य भित्ति को क्या करता है, गला देता है। और गलाने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए, एंजाइम। और एंजाइमों के सिक्रेशन के लिए, स्रावण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, गोल्जी बॉडी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी, गोल्जी बॉडी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको बताना है कि गोल्जी बॉडी क्या कर सकती है, एंजाइमों का सिक्रेशन कर देती है। और एंजाइमों का सिक्रेशन कर रही है, इसीलिए शुक्राणु का एक्रोसोम वाला भाग जो अंडाणु को भेदता है, अंडाणु में प्रवेश करता है, इसीलिए एक्रोसोम वाला भाग किससे मिलकर बना होता है, गोल्जी काय से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा काम इस गोल्जी काय का क्या हो सकता है, थर्ड फंक्शन, प्रोटीन की क्या करती है, पैकिंग करती है। प्रोटीन की पैकिंग, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन की क्या कर सकता है, पैकिंग कर सकता है। जो प्रोटीन की पैकिंग करता है उसे आप क्या कहेंगे, गोल्जी बॉडी कहेंगे। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे, बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की, गांव में पाई जाती है, लेकिन पादपों की गोल्जी बॉडी कैसी होती है, अल्प विकसित होती है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। कोशिकांग भी कहा जाता है क्योंकि ये एंजाइम कर सकती है, श्रावण कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या देखा कि गोल्जी बॉडी और जो प्रोटीन बनाती है, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का क्या कर सकता है, पैकिंग कर सकती है। प्रोटीन की क्या कर लेगी, पैकिंग कर लेगी। इसके अलावा जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो आगे वाला भाग है हो सके, का चौथा काम जो इंपॉर्टेंट है को समझने की कोशिश करनी है। इसका फोर्थ काम ये होता है कि गोल्जी बॉडी और क्या कर सकती है, आपको क्या बताना है, चौथे नंबर में गोल्जी बॉडी क्या करती है, जब पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में, किसकी बात करूंगी मैं, प्लांट सेल में, जब प्लांट सेल में पादप कोशिकाओं में सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को आप क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन को आप कहते, तो सेल प्लेट का निर्माण करती है, सेल प्लेट का निर्माण करती है। कौन करती है, गोल्जी बॉडी करती है। अब आप बोलोगे मैडम ये सेल प्लेट क्या होती है, जैसे ये पादप कोशिका अगर विभाजन होगी तो इसके बीच में इस तरीके से एक पट्टी का निर्माण होगा, ऐसे करके, और इस पट्टी को जो एक पादप कोशिका को दो पादप कोशिकाओं में बांट देगी, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल प्लेट कहा जाता है। तो इस सेल प्लेट के नाम, सेल प्लेट के निर्माण में भी कौन भाग लेता है, क्लियर है। ओके, गोल्जी बॉडी समझ में आ गया, बफरिंग हो रहा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूं।